थॉर ने स्टॉर्म ब्रेकर फेंका, वही कुल्हाड़ी जिसने थैनोस को रोका था, वही जो एक मरते हुए तारे की आग में बनी थी, लेकिन डूम ने उसे सिर्फ 2 उंगलियों से पकड़ लिया। और ये सिर्फ ट्रेलर था। मार्वल ने इस एक आदमी के खिलाफ 28 से ज्यादा कैरेक्टर उतार दिए हैं 3 अलग अलग यूनिवर्स से। आज हम हर एक कैरेक्टर की पूरी कहानी जानेंगे, सिर्फ नाम नहीं बल्कि वो कौन है, आखिरी बार कहां दिखा था और डूम के सामने उसकी असली अहमियत क्या है। 2 बड़े सरप्राइज मैंने आखिर के लिए बचा कर रखे हैं। एक ऐसा चेहरा जो 20 साल बाद वापसी कर रहा है और दूसरा एक ऐसा नाम जिसके बारे में अभी तक कोई पक्की जानकारी नहीं है। चलो शुरुआत करते हैं उस इंसान से जिससे पूरी दुनिया डरती है। सबसे पहले एक बड़ी गलतफहमी दूर कर देता हूँ। रॉबर्ट डाउनी जूनियर वापस आ रहे हैं, लेकिन टोनी स्टार्क बनकर नहीं। वो एक बिल्कुल नया किरदार निभा रहे हैं, विक्टर वॉन डूम। ये कोई आयरन मैन का वेरिएंट नहीं, ये एक अलग इंसान है। तो आखिर डूम है कौन? कॉमिक्स में विक्टर वॉन डूम लैटवेरिया नाम के एक छोटे यूरोपीय देश का शासक है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खासियत सिर्फ उसकी ताकत नहीं है, वो दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में से एक है और साथ ही एक बेहद शक्तिशाली जादूगर है। यानी टेक्नोलॉजी और मैजिक दोनों पर उसका बराबर का नियंत्रण है। लेकिन उसकी असली खतरनाक बात उसकी ताकत भी नहीं है और उसका दिमाग भी नहीं। सबसे खतरनाक बात है कि वो खुद को विलन नहीं मानता। वही है जो सब कुछ ठीक कर सकता है। वो दुनिया पर राज इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि उसे सत्ता चाहिए। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसके हिसाब से दुनिया को बचाने का यही एक तरीका है। यही बात थैनोस से अलग बनाती है। थैनोस के पास एक पूरी ताकत से स्टॉर्म ब्रेकर फेंकता है और डूम बिना जरा सी मेहनत किए उसे एक हाथ से रोक देता है। अगर तुम्हें इन्फिनिटी वार याद है तो बिल्कुल ऐसा ही सीन थैनोस ने भी किया था। यानी मार्वल हमें साफ बता रहा है कि डूम को थैनोस के लेवल पर रख कर देखो। और एक बात जो बहुत कम लोगों ने नोटिस की, रॉबर्ट डाउनी जूनियर सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रहे, वो डूम की बैक स्टोरी बनाने में भी शामिल रहे। यानी वो सिर्फ कॉस्ट्यूम पहनकर नहीं आए, वो इस किरदार को जी रहे हैं। अब सवाल ये है, आखिर इस आदमी के सामने खड़े होने वाले लोग कौन हैं? सबसे पहले ओरिजिनल एवेंजर्स। ट्रेलर का इमोशनल सेंटर कोई और नहीं बल्कि थॉर है। वही बाकी सभी हीरोज को बताता है कि इस बार खतरा कितना बड़ा है। वही सबको एक साथ जोड़ने की कोशिश करता है। पूरे ट्रेलर को अगर ध्यान से देखो तो लगता है जैसे कहानी उसकी नजरों से दिखाई जा रही है, लेकिन इसके पीछे एक और वजह है। ओरिजिनल एवेंजर्स में अब बचा कौन है? टोनी चला गया, नताशा नहीं रही, स्टीव रिटायर हो चुका है, ब्रूस अपनी अलग राह पर है। अब सिर्फ थोर ही है जिसने शुरुआत से लेकर आज तक हर बड़ी लड़ाई देखी है। उसने अल्ट्रॉन देखा, थैनोस देखा, अपना पूरा घर असगार्ड जलते हुए देखा, लेकिन अब उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। अब वो सिर्फ एक योद्धा नहीं है, अब वो एक पिता भी है। लव एंड थंडर के बाद उसकी एक गोद ली हुई बेटी है लव। यानी उसके पास खोने के लिए कुछ ऐसा है जो सिर्फ उसका अपना है। और डूम्सडे जैसी फिल्म में यही बात सबसे ज्यादा। स्टीव रोजर्स अब आते हैं ट्रेलर के सबसे बड़े सरप्राइज पर। क्रिस इवांस वापस आ रहे हैं स्टीव रोजर्स बनकर, एंड गेम के बाद पहली बार। लेकिन 2 बातें ऐसी हैं जिन्होंने पूरे इंटरनेट को सोचने पर मजबूर कर दिया है। पहली बात, उसका लुक, लंबे बाल, घनी दाढ़ी, साधारण कपड़े, बिल्कुल वही लुक जो इन्फिनिटी वॉर में था, एंड गेम वाला नहीं। दूसरी बात, और उसे म्योल्निर देता है। सबको लगा कि अब तो पक्का यही असली स्टीव है, लेकिन अगर ध्यान से देखो म्योल्निर में एक दरार दिखाई देती है। याद है रैग्नारॉक में हेला ने यही हथौड़ा तोड़ दिया था, तो फिर ये हथौड़ा आया कहां से और इसमें दरार क्यों है? यही सवाल अभी तक अनसुलझा है। इसी वजह से पूरी दुनिया में एक ही बहस चल रही है,
क्या ये सच में हमारा स्टीव रॉजर्स है या कोई और? बकी बार्नस, जेम्स बुकानन बार्नस यानी बकी, MCU का शायद सबसे दुखद किरदार। बचपन में स्टीव का सबसे अच्छा दोस्त, फिर सबको लगा कि वो मर गया, लेकिन हाइड्रा ने उसे पकड़ लिया, उसका दिमाग बदल दिया, उसे विंटर सोल्जर बना दिया। दशकों तक उसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। जब उसे आज़ादी मिली तो उसने अपने हर गुनाह का बोझ उठाया, धीरे धीरे फिर से इंसान बनना सीखा। अब थंडरबोल्ट के बाद वो नए सेटअप का हिस्सा है। लेकिन अगर सच में स्टीव रॉजर्स की पहचान पर सवाल है तो इस दुनिया में सबसे पहले पहचानने वाला इंसान बकी ही होगा, क्योंकि स्टीव को जितना बकी जानता है उतना शायद कोई नहीं। और अब आते हैं उस किरदार पर जिसे ट्रेलर में आखिरी मिनट में जोड़ा गया, लॉकी। अगर तुमने लॉकी सीरीज नहीं देखी तो ये हिस्सा ध्यान से सुनना, क्योंकि डूम्सडे की कहानी समझने के लिए सबसे जरूरी बात है। सीरीज के आखिर में मल्टीवर्स टूट रहा था, हर टाइमलाइन खत्म हो रही थी। लॉकी के सामने एक, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो समय के अंत तक चला गया, एक सिंहासन पर बैठ गया और उसने पूरी मल्टीवर्स की हर टाइमलाइन को अपने हाथों में पकड़ लिया ताकि कोई भी टाइमलाइन खत्म ना हो। जिस इंसान को हमेशा ताज चाहिए था उसे आखिर ताज मिल गया, लेकिन उसके साथ ना कोई राज्य, ना कोई प्रजा, सिर्फ हमेशा की तन्हाई। और याद रखो, डूम सिर्फ ताकत से नहीं जीतता, वो अपने दिमाग से जीतता है। इसलिए उसके सामने वही लोग सबसे ज्यादा मायने रखते हैं जो उसकी तरह सोच सकते हैं। और उसमें सूरी सबसे। अब इसे डूम्सडे से जोड़कर देखो, अगर लॉकी पूरी मल्टीवर्स को संभाल रहा है तो फिर 3 अलग अलग यूनिवर्स आपस में टकरा कैसे रहे हैं? इसका मतलब सिर्फ 2 बातें हो सकती है, या तो लॉकी की पकड़ कमजोर पड़ रही है या फिर कोई इतना ताकतवर है जो उसकी बनाई हुई व्यवस्था को तोड़ रहा है। और अगर ऐसा है तो लॉकी का इस फिल्म में होना सिर्फ फैन सर्विस नहीं बल्कि पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा हो सकता है। सैम विलियम्स नया कैप्टन अमेरिका। अब स्टीव रॉजर्स की जगह आधिकारिक तौर पर सैम विलियम्स नया कैप्टन अमेरिका है। लेकिन एक बात है जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, सैम के पास सुपर सोल्जर सीरम नहीं है। उसके पास सिर्फ 3 चीजें हैं, उसकी ट्रेनिंग, उसकी शील्ड और उसके विंग्स, बस। अब सोचो, जिस इंसान ने थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर 2 उंगली से रोक दिया, उसके सामने सैम क्या है? एक साधारण इंसान जो सिर्फ हिम्मत के दम पर खड़ा है। यही वजह है कि इस पूरी टीम में सबसे ज्यादा रिस्क उसी के ऊपर है। वो इसलिए नहीं लड़ता क्योंकि उसे यकीन है कि वो जीत जाएगा, वो इसलिए लड़ता है क्योंकि अगर वो नहीं लड़ेगा तो शायद कोई और भी नहीं लड़ेगा। जो आकिन टोरेस नया फाल्कन, जब सैम कैप्टन अमेरिका बना तो फाल्कन की जगह खाली हो गई। अब वो जिम्मेदारी जो आकिन टोरेस के पास है, वो पूरी टीम का सबसे नया सदस्य है। जुनून बहुत है लेकिन अनुभव सबसे कम है। और MCU में हमेशा सबसे नया हीरो सबसे पहले सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरता है। एंटमैन, स्कॉट लैंग, जिसे लोग अक्सर सिर्फ मजाक करने वाला हीरो समझते हैं, लेकिन सच ये है एंड गेम का पूरा प्लान उसी की वजह से संभव हुआ था। क्वांटम रियलम से वापस वही आया था और टाइम हिस्ट का आइडिया भी उसी ने दिया था। आज भी क्वांटम रियलम को MCU में बहुत कम लोग समझते हैं, लेकिन जब मल्टीवर्स, यूनिवर्स और टाइमलाइंस आपस में टकराती है तब वही जानकारी सबसे ज्यादा काम आती है। इसलिए इस फिल्म में एंटमैन सिर्फ कॉमेडी के लिए नहीं है, उसकी भूमिका कहानी में बहुत बड़ी हो सकती है। सूरी ब्लैक पैंथर, सूरी वकांडा की राजकुमारी और अब नई ब्लैक पैंथर। उसने अपने भाई को खोया, अपनी माँ को खोया और फिर वही जिम्मेदारी उठाई जिसके लिए वो कभी तैयार नहीं थी। लेकिन डूम्सडे में उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका सूट नहीं है, उसका दिमाग है। उसने वाइब्रेनियम टेक्नोलॉजी को उस स्तर तक पहुंचाया जहां शायद ही कोई दूसरा वैज्ञानिक पहुंच पाया हो। बाकू, जाबरी टाइप का लीडर, शुरुआत में वो वकांडा के सिंहासन के खिलाफ था, लेकिन बाद में वही उसका सबसे भरोसेमंद साथी बन गया। ट्रेलर में उसका एक खास सीन है जहां वकांडा के लोग पहली बार फैंटास्टिक फोर से मिलते हैं। 2 अलग अलग दुनियाओं का पहला संपर्क, यही इस पूरी फिल्म का असली थीम है। अलग अलग दुनिया,
जिन्होंने एक दूसरे को कभी देखा तक नहीं, अब उन्हें साथ मिलकर लड़ना होगा। नेमोर, तालोकान का राजा, समुद्र के नीचे बसी पूरी सभ्यता का रक्षक। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, नेमोर वाकांडा का दोस्त नहीं है। पहले दोनों के बीच भयानक युद्ध हो चुका है, लोग मारे गए हैं, फिर आखिर में दोनों के बीच समझौता हुआ, लेकिन दोस्ती नहीं हुई। यही वजह है कि ट्रेलर में भी साफ दिखता है, शुरुआत में टीमें एक दूसरे से भिड़ती हैं, फिर मजबूरी में साथ आती हैं। नेमोर इस फिल्म में साथ तो खड़ा होगा, लेकिन भरोसे से नहीं, जरूरत की वजह से। सांग-ची एमसीयू का सबसे बेहतरीन हैंड टू हैंड फाइटर, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी मार्शल आर्ट नहीं है। उसके पास 10 रिंग्स है, 10 ऐसे छल्ले जिनकी असली ताकत की सीमा आज तक किसी को नहीं पता, और एमसीयू ने आज तक एक सवाल का जवाब भी नहीं दिया, ये रिंग्स आई कहां से। याद है सांग-ची की फिल्म के आखिर में इन रिंग्स ने किसी अज्ञात जगह पर एक सिग्नल भेजा था, लेकिन वो सिग्नल किसके लिए था आज तक किसी को नहीं पता। अब जब 3 यूनिवर्स आपस में टकरा रहे हैं, तो लगता है कि उस अधूरे रहस्य का जवाब आखिर मिलने वाला है। अब कहानी का सबसे अलग हिस्सा शुरू होता है। अब तक हमने हीरोज की बात की, लेकिन अब बारी है उस टीम की जो खुद भी पूरी तरह हीरो नहीं है। येलेना बेलोवा, नताशा रोमानॉफ की बहन, बचपन में उसे जबरदस्ती ब्लैक विडो प्रोग्राम में डाल दिया गया, उसे एक हत्यारा बना दिया गया। ये जिंदगी उसने अपनी मर्जी से कभी नहीं चुनी। फिर उसने अपनी बहन को भी खो दिया, एक ऐसा दर्द जो कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। अब थंडरबोल्ट्स के बाद यही येलेना पूरी टीम का इमोशनल सेंटर बन चुकी है। वो वही इंसान है जो बाकी टूटे हुए लोगों को एक साथ जोड़े रखती है। और ट्रेलर में एक दिलचस्प बात भी दिखाई देती है, एक फ्रेम में मिस्टिक येलेना का रूप लेते हुए नजर आती है। इसका असली मतलब अभी साफ नहीं है, लेकिन इतना तय है कि ये सीन कहानी में किसी बड़े ट्विस्ट की तरफ इशारा कर रहा है। रेड गार्डियन एलेक्सी सोताकोव यानी रेड गार्डियन, रूस का अपना कैप्टन अमेरिका, वो ऐसा इंसान है जिसका सबसे अच्छा समय बहुत पहले खत्म हो चुका है। आज भी वो अपनी पुरानी जीतों और किस्सों में जीता है, लेकिन उसके अंदर एक अच्छी बात अब भी है, उसने येलेना को अपनाया। वो उसका असली पिता नहीं है, लेकिन हर मायने में पिता की तरह उसके साथ खड़ा रहा, और इस टूटी हुई टीम में वही सबसे खुलकर अपना प्यार दिखाने वाला इंसान है। जॉन वॉकर, वो सैनिक जिसे सरकार ने स्टीव रोजर्स की जगह नया कैप्टन अमेरिका बना दिया। उसने अपने देश के लिए सब कुछ दिया, लेकिन जब उसे एक ऐसी ढाल थमा दी गई जो एक दंत कथा की पहचान थी, तो वो उस बोझ के नीचे टूट गया। अब उसके पास सुपर सोल्जर सीरम है, यानी वो ताकत जो सैम विल्सन के पास नहीं है, लेकिन उसके गुस्से, उसके फैसलों और उसके भाव पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। ऐसी लड़ाई जहां पूरी दुनिया का भविष्य दांव पर हो, वहां जॉन वॉकर जैसा इंसान सबसे बड़ा हथियार भी बन सकता है और सबसे बड़ा खतरा भी। एवा स्टार यानी घोस्ट, एक हादसे ने उसके शरीर को हमेशा के लिए बदल दिया। अब वो दीवारों के आर पार जा सकती है। ज्यादातर हमले उसके शरीर को छू भी नहीं पाते। अब सोचो, जिस विलेन के सामने थोर की ताकत भी कम पड़ रही हो, उसके खिलाफ ऐसा इंसान जिसे छूना ही मुश्किल हो, कितना काम आ सकता है। कई बार सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि क्षमता लड़ाई का पूरा नतीजा बदल देती है। और अब इस पूरी टीम का सबसे खतरनाक सदस्य बॉब यानी सेंट्री। थंडरबोल्ट्स में ये साफ हो चुका है कि शायद वही पूरे एमसीयू का सबसे ताकतवर इंसान है। उसकी शक्ति की कोई तय सीमा आज तक नहीं दिखाई गई, लेकिन उसके साथ एक और चीज भी आती है, मिस्टर फैंटास्टिक। रीड रिचर्ड्स दुनिया का शायद सबसे बुद्धिमान इंसान। लोग अक्सर उसकी स्ट्रेच होने वाली ताकत पर ध्यान देते हैं, लेकिन उसकी असली ताकत उसका दिमाग है। वो ऐसा वैज्ञानिक है जो ऐसी समस्याओं का हल ढूंढ सकता है जिन्हें बाकी लोग समझ भी नहीं पाते। जब मल्टीवर्स टूटने लगता है तो सबसे ज्यादा जरूरत किसी ताकतवर इंसान की नहीं, बल्कि ऐसे दिमाग की होती है जो उसे समझ सके। और यही वजह है कि रीड रिचर्ड्स
पूरी लड़ाई का सबसे अहम खिलाड़ी हो सकता है। इनविजिबल वुमन सू स्टार्म फैंटास्टिक फोर की सबसे कम आंकी जाने वाली सदस्य, लेकिन असलियत बिल्कुल उल्टी है। वो खुद को अदृश्य कर सकती है और लगभग अटूट फोर्स फील्ड बना सकती है। कॉमिक्स में कई बार उसी ने ऐसी शक्तियों को रोका है जिन्हें बाकी कोई रोक नहीं पाया। वो सिर्फ टीम का हिस्सा नहीं, वो इस परिवार का दिल है। जब बाकी लोग टूटने लगते हैं तो वही सबको संभालती है। ह्यूमन टॉर्च जॉनी स्टार्म सबसे तेज, सबसे ज्यादा आत्मविश्वासी और सबसे ज्यादा लापरवाह। वो आग में बदल सकता है, आसमान में उड़ सकता है और पूरे शरीर को एक चलता फिरता सूरज बना सकता है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी ऊर्जा नहीं बल्कि उसका आत्मविश्वास है। वो हर लड़ाई में सबसे पहले कूद पड़ता है, चाहे सामने कोई भी क्यों ना हो। द थिंग बेन ग्रिम, रीड का सबसे पुराना दोस्त, एक हादसे ने उसका पूरा शरीर पत्थर जैसा बना दिया। उसने अपनी पुरानी जिंदगी खो दी, अपना सामान्य रूप खो दिया, लेकिन उसने कभी अपनी इंसानियत नहीं खोई। उसकी ताकत सिर्फ उसकी मुट्ठियों में नहीं है, उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी वफादारी है। अगर उसके दोस्तों पर खतरा आए तो वो आखिरी सांस तक लड़ता है। अब तक हमने एमसीयू और फैंटास्टिक फोर की टीम देख ली। अब मार्वल का सबसे बड़ा सरप्राइज शुरू होता है, क्योंकि अब वापस आ रहे हैं वो लोग जिन्होंने सुपर हीरो फिल्मों की शुरुआत की थी। एक्समैन, यहीं से फिल्म का असली हाइप शुरू होता है। प्रोफेसर एक्स, चार्ल्स जेवियर, दुनिया का सबसे शक्तिशाली टेलीपैथ। वो बिना छुए, बिना हथियार, सिर्फ अपने दिमाग से लोगों के विचार पढ़ सकता है, उनकी यादें बदल सकता है और पूरे युद्ध का रुख पलट सकता है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी शक्ति नहीं है, उसका विश्वास है। उसे हमेशा लगता है कि इंसान और म्यूटेंट साथ रह सकते हैं, चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों ना हो। और अब चार्ल्स का सबसे बड़ा दोस्त और सबसे बड़ा दुश्मन मैगेंटो। उसने बचपन में इंसानों की क्रूरता देखी, सब कुछ खो दिया, इसलिए उसका भरोसा इंसानों पर कभी वापस नहीं आया। वो म्यूटेंट्स को बचाना चाहता है, लेकिन किसी भी कीमत पर। उसके लिए अगर पूरी दुनिया से लड़ना पड़े तो वो पीछे नहीं हटेगा। चार्ल्स और मैगेंटो दोनों का सपना एक ही है, म्यूटेंट्स की सुरक्षा, लेकिन रास्ते पूरी तरह अलग हैं। साइक्लोप्स, स्कॉट समर्स, एक ऐसा नेता जिसे अक्सर लोग कम आंकते हैं। उसकी आंखों से निकलने वाली ऊर्जा पूरे पहाड़ तक को तोड़ सकती है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी लेजर बीम नहीं है, उसकी लीडरशिप है। जब एक्स-मैन युद्ध में उतरते हैं तो सबसे पहले आदेश वही देता है और सबसे आखिर तक मैदान भी वही छोड़ता है। बीस्ट, हैंक मकाय, एक वैज्ञानिक, एक जीनियस और साथ ही एक बेहद ताकतवर म्यूटेंट। उसके अंदर ताकत और बुद्धि दोनों बराबर है। जब किसी वैज्ञानिक समस्या का हल चाहिए तो एक्स-मैन सबसे पहले उसी की तरफ देखते हैं। नाइट क्रॉलर, शायद पूरी टीम का सबसे अलग सदस्य, वो एक पल में कहीं से भी कहीं भी पहुंच सकता है, यानी टेलीपोर्टेशन। युद्ध में ऐसी शक्ति कई बार ताकत से भी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि दुश्मन समझ ही नहीं पाता कि हमला आखिर आया कहां से। मिस्टिक, और अब पूरे ट्रेलर की सबसे रहस्यमय एंट्री मिस्टिक। वो किसी का भी रूप ले सकती है, किसी की भी आवाज, किसी की भी पहचान। यही वजह है कि ट्रेलर में कई जगह ऐसा लगता है कि जो इंसान सामने दिखाई दे रहा है वो शायद असली है ही नहीं। अगर मिस्टिक कहानी में खुलकर खेलती है तो इस फिल्म में किसी पर भी भरोसा करना मुश्किल हो जाएगा। और अब वो किरदार जिसका नाम सुनते ही पूरा इंटरनेट उत्साहित हो गया, गैम्बिट। वो ताश के पत्तों में भी ऊर्जा भरकर उन्हें विस्फोटक हथियार बना देता है। उसकी फाइटिंग स्टाइल बाकी सभी से बिल्कुल अलग है। सालों से फैंस उसे बड़े पर्दे पर सही तरीके से देखना चाहते थे और अब आखिरकार वो मौका मिलने वाला है। अब सिर्फ आखिरी भाग बचा है, यहीं पर आएंगे वुल्वरिन, डेडपूल, सबसे बड़ा सरप्राइज कैमियो और फिल्म की फाइनल थ्योरी। और अब वो किरदार जिसका इंतजार शायद सबसे ज्यादा लोग कर रहे थे, वुल्वरिन, एक ऐसा म्यूटेंट जिसके शरीर में एडामेंटियम की हड्डियां हैं, जिसके घाव कुछ ही सेकंड में भर जाते हैं और जो दर्द सहने की ऐसी क्षमता रखता है जिसकी बराबरी शायद
ही कोई कर सके, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत उसके पंजे नहीं है, उसकी कभी हार ना मानने वाली जिद है। वो आखिरी सांस तक लड़ता है, चाहे सामने कोई भी क्यों ना हो। और अब पूरे मल्टीवर्स का सबसे पागल किरदार डेडपूल। उसे नियमों की परवाह नहीं, उसे चौथी दीवार तोड़ने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जानता है कि वो एक फिल्म का किरदार है और यही बात उसे बाकी सबसे अलग बनाती है। लेकिन मजाक के पीछे एक बेहद खतरनाक योद्धा भी छिपा है, जिसके शरीर की हीलिंग लगभग रुकती ही नहीं। अगर डेडपूल और वुल्वरीन फिर से साथ दिखाई देते हैं तो ये फिल्म के सबसे यादगार पलों में से एक हो सकता है। सबसे बड़ा सरप्राइज, लेकिन मार्वल अभी भी अपने सारे पत्ते नहीं खोल रहा है। ऐसे कई कैमियो हैं जो ट्रेलर में जानबूझकर छिपाए गए टकरा रहे हैं, तो अभी भी कई बड़े चेहरे सामने आ सकते हैं। अंतिम थ्योरी, अब जरा पूरी तस्वीर को जोड़कर देखो। एक तरफ एमसीयू के हीरोज, दूसरी तरफ फैंटास्टिक फोर, तीसरी तरफ एक्स-मैन। तीनों अलग अलग दुनियाओं से आए हैं। इनके बीच पहले कभी कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन अब इन सब के सामने सिर्फ एक ही दुश्मन है, डॉक्टर डूम। अगर डूम सच में मल्टीवर्स को अपनी मर्जी से बदलना चाहता है तो ये लड़ाई सिर्फ एक दुनिया की ही नहीं होगी, ये पूरी वास्तविकता की लड़ाई होगी, और शायद मार्वल की अब तक की सबसे बड़ी जंग भी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या डॉक्टर डूम थैनोस से भी बड़ा विलेन साबित होगा? और इन सभी हीरोज में से सबसे पहले कौन उसकी ताकत के सामने टिक पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।